सो साइकोडायनेमिक जैसे हमें पता चला हमारा कट गया है टॉपिक, और पीछे हमने ये पढ़ लिया था, पर इट्स ओके। आप थोड़ा सा एक जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बिहेवियर थेरेपी है, इक्वली इंपॉर्टेंट बिहेवियर थेरेपी। और बेसिकली मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि साइकोडायनेमिक में से इतना कुछ नहीं आता जितना बिहेवियर थेरेपी में से आ जाता है। और इसमें जैसे क्या है कि 11th में आपने क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसमें आप देखते हो कि बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उसी जो है अप्रोच को यूज़ करते हुए हमें ये टॉपिक समझाया जाएगा। तो बेसिकली इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे सेकंड चैप्टर में आपने बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जब आए यहाँ पे तो आपने बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जब यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी, तो बेसिकली क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी का हम लोग यूज़ करते हैं। और आजकल के टाइम पे जो नया डायमेंशन ऐड हो गया है, सीबीटी हम लोग यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि ज़्यादा आजकल हेल्प कर रहा होता है लोगों को ट्रीट करने में। तो ये क्या है इसको समझना है। बेसिक जो थीम है इसका, ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको समझिएगा। बेसिक थीम सिंपल है कि अगर कोई मैल अडेप्टिव बिहेवियर यानी बुरा बिहेवियर आप अडेप्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, या अडॉप्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, उससे आपकी क्या है, ट्रबल शुरू हो जाते हैं। और इसके पीछे का भी एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न है ऑब्वियसली, बुरा बिहेवियर अडेप्ट करने का कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, बट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बन जाता है। तो जैसे सिंपल सी बात है, कोई लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कोई लोग लिकर एडिक्ट हो जाते हैं, कोई लोग जो है जैसे अब आजकल पिछले 10-15 सालों में लोग पॉर्न एडिक्ट हो रखे हैं, लोग सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन क्या है, बिहेवियर में है, और कहीं ना कहीं दिख रहा होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दीज आर मेन थिंग्स। इसको हम लोग जो है, इन सब चीज़ों को हम लोग बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। बिहेवियर थेरेपी पोस्टुलेट्स दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेज बिकॉज ऑफ फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स। तो आपका बिहेवियर पैटर्न अगर ख़राब है, आपका थॉट पैटर्न अगर ख़राब है, तो आपको जो है बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, या डिसऑर्डर पहले होएगा तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड इट इज़ देयरफॉर फोकस ऑन द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट। तो अभी इस टाइम, इस दौरान अगर हमें लगता है कि हमारे सर्टेन एक प्रॉब्लम है जिससे हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, और वो कोई इशू है, कोई थॉट पैटर्न है या बिहेवियर हमें गो थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बिहेवियरल डिसऑर्डर बन जाएगा, और इसके लिए आपको इस थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं पास्ट को हमें यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करना होता। हम पास्ट की चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं होता। बस ये देखेंगे कि क्या कॉज रहा जिसकी वजह से आप इस टाइम पे वो बिहेवियर देख पा रहे हो, या वो बिहेवियर आप जो है गलत अडॉप्ट कर लिया आपने, वो आप उसको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो पास्ट इज नॉट एक्टिवेटेड और रिलीव, ओनली द फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट बिहेवियर थेरेपी। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, वो केस स्टडी मैंने भेजी नहीं आपको, तो उसमें मैंने बताया वही क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको करना पड़ता है कि क्लिनिकल प्रिंसिपल्स आपको देखने पड़ते हैं कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर अगर कोई इंसान शो कर रहा है तो उसका आपको जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या क्या फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे, और क्या क्या सजेस्टिव टेक्निक्स आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो बिहेवियर थेरेपी कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशन। तो इसमें बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग इंटरवेंशन है जो कि हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड इट इज़ नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी विच इज़ अप्लाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और द सिम्टम्स प्रेजेंट। तो हम बिना क्लिनिकल डायग्नोसिस के इसको जो है यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। इसको समझना हमें यहाँ पे ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है इस चीज़ को कर पाएंगे, एल्स नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड, हाँ। किसी ने कुछ भेजा है क्या मुझे? अरे मेरे को चैट नहीं दिख रही है, एक मिनट रुको। एनीवे, ठीक है, नहीं कुछ नहीं आया, ओके सॉरी।
तो बिहेवियर थेरेपी में यही था, तो बिना हम लोग जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस के इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली, आपको समझने पड़ेंगे वो सिम्टम्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कहते हैं सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट एंड द क्लिनिकल डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निक्स और इंटरवेंशंस टू बी अप्लाई। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हर एक तरीके का बिहेवियरल प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। अब जैसे कोई चिड़चिड़ कर रहा होगा ना, घर में भी होते हैं ऐसे लोग, रिलेशन आपके जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार है, कोई चिड़चिड़ कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, किसी को गुस्सा बहुत आ रहा होता है ना, कोई मारपीट कर रहा होता है, अलग अलग तरीके का हमें बिहेवियर दिख रहा होता है। तो जब हमें वो बिहेवियर दिख रहा होता है तो अकॉर्डिंगली हम उसको पढ़ के, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करके हम स्पेसिफिक टेक्निक वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। और जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, और एक्सेसिव फियर है या फोबिया है, तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज़ होती है। एंगर आउटबर्स्ट के लिए अलग टेक्निक यूज़ होती है। डिप्रेस्ड है क्लाइंट, उसके लिए अलग टेक्निक यूज़ होती है। और अगर किसी कोई एंशियस है उसके लिए अलग टेक्निक यूज़ होती है। फाउंडेशन यहाँ पे इन्होंने बिहेवियर थेरेपी का यही बोला है कि इज ऑन फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल फॉर्मुले और फॉल्टी बिहेवियर्स, द फैक्टर्स विच रीइंफोर्स एंड मेंटेन दीज बिहेवियर्स एंड डिवाइजिंग मेथड्स बाय विच दे कैन बी चेंज। तो आपको ये देख के चलना है यहाँ पे कि कौन से वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हो। कि कुछ भी हो सकता है, आगे एग्जांपल दिया हुआ है तो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर थेरेपी का इंट्रोडक्शन है। ये क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए। देन उन्होंने बोला है कि इसका अब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे हमने पीछे साइकोडायनेमिक्स में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कुछ जो है अपने तरीके हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले कहते हैं जिस क्लाइंट को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा होता है या फिजिकल सिम्टम्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली उस इंसान को फिजिकल डिजीज़ नहीं होगा, उसको इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें फिजिकल डिजीज़ नहीं होता। आप बोलोगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान बोल सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो नहीं, ये अंदर कोई डिजीज़ नहीं बैठा है, ये मेरा बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि मुझे हर बात पे गुस्सा आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देख के चलना है। मुझे मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा, मुझसे कोई बात करेगा, तो मेरे पैटर्न और बिहेवियर को समझ सकता है वो कि मुझे ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। Behavioral analysis is conducted to find malfunctioning behavior, the antecedents of faulty learning and the factors that maintain or continue faulty learning। ठीक है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है कि बिहेवियरल एनालिसिस जब भी आप करते हो तो आप ये क्या जानने की कोशिश करते हो कि कौन से वो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, यानी जो गलत तरीके से आपके अंदर से बिहेवियर आप शो कर रहे हो, और कौन से वो फैक्टर्स है उसकी वजह से आप मेंटेन करके रखे हो उसको, ठीक है, मेंटेन करके चल रहे हो। मैल फंक्शनिंग बिहेवियर अंडरलाइन कर लेना प्लीज़ इसको, क्या है, आर दोज बिहेवियर्स विच कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट। मैल फंक्शनिंग किसी भी तरीके से, आपको पता है कि मैं लिकर एडिक्ट हूँ, जो है स्मोकिंग एडिक्ट हूँ, या और किसी तरीके का एडिक्शन मेरे अंदर है, तो मुझे पता है बुरा बिहेवियर है, मुझे बार बार इससे जो है प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और क्यों मैं छोड़ इसलिए नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो आदत बन चुकी है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इससे आपको क्या है, डिस्ट्रेस हो रहा है। एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, विच आर द कॉजेज विच प्री डिस्पोज दैट पर्सन टू इंडल्ज इट एंड बिहेवियर। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक बंदे का वर्क स्केड्यूल बहुत हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। अब वो शाम को घर आता है तो उसको ना जो है 4 पैक ज़रूर लगाने हैं दारू के, क्योंकि उसका वो थोड़ा सा रिलीफ कर देता है। अब वो 4 पैक करते 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 उसकी ज़िंदगी का वो पार्ट बन गया कि उसको डेली चाहिए, और उसकी वजह से ये भी हो जाता है, उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या होता है, कुछ भी टॉन्टिंग वे में कुछ कह देता है फैमिली वालों को, या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जो लोअर क्लास फैमिलीज़ होती है वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अब्यूजिव फैमिलीज़ हो जाती है, मारपीट होना शुरू हो जाता है। तो एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या है, कॉज है, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स क्या है जो कि आपको डिस्ट्रेस देता है, एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या है, आर दोज फैक्टर्स विल लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर जिसकी वजह से वो बिहेवियर आप हमेशा से एंगेज करने की उस बिहेवियर में अपने आप को कोशिश करोगे, क्योंकि उससे आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ आप कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, और कई लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ये वाला बट वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है पेरेंट है, पेरेंट अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये नोट करते हैं कि जब जो पढ़ने के लिए बोला जाए या एग्ज़ाम का जब भी टाइम आता है तो हमारा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, दोबारा बोल देता हूँ दोबारा बोल देता हूँ। तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है यहाँ पे, अब ठीक है दिशा? जी सर। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि
एक पेरेंट है, ठीक है, वो अपने बच्चे को नोट करते हैं कि जब भी एग्जामिनेशन का टाइम आता है या पढ़ने का टाइम आता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या हो जाता है कि मेरे बच्चों को एनजाइटी होना शुरू होती है। एंड जब उन्होंने नोट किया कि एनजाइटी हो रही है तो उसने स्मोकिंग करना शुरू कर दी है, और स्मोकिंग से वो एडिक्टेड हो गया, कम्प्लीटली एडिक्टेड हो चुका है, और उसको वो ठीक करना चाहता है पर ठीक नहीं कर पा रहा है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बिहेवियर इनका ठीक हो जाए, ठीक है, बट वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या कौन सा हो गया, स्मोकिंग। और एंटीसीडेंट फैक्टर होते हैं कॉज कौन सा है यहाँ पे, एग्जामिनेशन एनजाइटी, ठीक है। और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, मेंटेनिंग फैक्टर ये है कि वो बच्चा जब स्मोक करता है उसको रिलीफ मिलता है कि मेरी एनजाइटी दूर हो जाती है, मैं ये कर लेता हूँ तो, ठीक है, वो मेंटेनिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें इन्होंने यहाँ पे, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि बिहेवियरल थेरेपी जब भी लिखने को आता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में तो आपको एग्जांपल देना होता है, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, एनजाइटी से रिलीफ जो है आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश कर रहा है, बार बार स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि आपको वही सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी पलक। सर आपकी वॉइस अभी सर आपकी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है। ओके एक मिनट, वो यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है, एक मिनट रुको। ओके अब ठीक है, अब आ रही है आवाज़, पलक, दिशा। यस सर। ओके ठीक है ठीक है। सर आवाज़ आ रही है बट बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, वो आवाज़ मेरी एक्चुअली ब्रेक डांस कर रही है तो इसीलिए हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ रुको एक मिनट। यहाँ मेरे को ना एरर शो कर रहा है, रुको एक मिनट रुको। ठीक है अब ठीक है, आई होप अब सब अब सही आया आवाज़। ओके तो इसमें मैं यही बता रहा था कि एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो। आई होप ये सिगरेट स्मोकिंग वाला आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसमें इन्होंने यही सारी बातें बताई थी, तो मैं अब एक बार पढ़ देता हूँ आपको ताकि आपको एक बार श्योरिटी हो जाए कि मैंने क्या बोला है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे एक यंग बच्चे का दिया हुआ है जिसने मैल फंक्शनिंग बिहेवियर स्मोकिंग का सीख लिया है, और वो चाहता है कि स्मोकिंग बिहेवियर जो है छोड़ दे। बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्ट हुआ तो क्लाइंट को इंटरव्यू किया गया। फैमिली मेम्बर ने ये बताया कि जब भी वो एनुअल एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम के लिए तो विल स्टार्ट। तो या मैं तो बिहेवियरल आपको जो एग्जांपल यही दे रहा था। तो उस बच्चे को जब इंटरव्यू किया गया, उसके बारे में पता किया गया, तो वही था कि एनुअल एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के लिए जब वो प्रिपेयर कर रहा था तो उसने स्मोक करना शुरू कर दिया था, और उसने ये रिपोर्ट किया कि जब भी वो स्मोक करता है तो उसको एनजाइटी से रिलीफ मिलता है। तो एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन क्या है, वो कॉज या फिर एंटीसीडेंट फैक्टर है। फीलिंग ऑफ रिलीफ जो है वो मेंटेनिंग फैक्टर है, इसलिए वो स्मोक करता रहता है। क्लाइंट ने ये ऑपरेंट रिस्पॉन्स यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई है उसकी, विच इज़ मेंटेन बाय द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ रिलीफ फ्रॉम एनजाइटी। तो उसको स्ट्रेंथन अप क्या चीज़ कर पा रही है, वो बिहेवियर, वो बिहेवियर में एंगेज करने के लिए, क्योंकि वो एनजाइटी से रिलीफ मिल रहा है स्मोक करके, ठीक है। वो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो है इससे सिमिलर कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे काम करते हुए। अब क्या होता है, जब ये फॉल्टी बिहेवियर का हमें पता चल जाता है, ठीक है, और हम इसके लिए फिर एक ट्रीटमेंट पैकेज चूज़ करते हैं कि कौन सा जो है ट्रीटमेंट या कौन सी थेरेपी इसके अंदर वाली बिहेवियर थेरेपी के अंदर या क्या स्ट्रैटेजी हमारे लिए इसके लिए काम करेगी। एम जो होता है ट्रीटमेंट का यहाँ पे, वो इन्होंने ये बोला है कि इज़ टू एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट द फॉल्टी बिहेवियर और सब्सटीट्यूट दैम विद एडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न। अब देखो सिंपल सी बात है, सिगरेट तो दुनिया पीती है, ठीक है, शराब तो दुनिया पीती है, बट ओवर एक्सेस करना या ओवर करना चीज़ों का वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, उसमें कमी लेकर आएगा, या फिर जो है उसको हटाने की, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसको हटाने की कोशिश करेगा। जैसे मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड है अभी भी, और स्कूल टाइम पे ही जैसे 11th-12th में उनकी सिगरेट की आदत, तब से सिगरेट चलता रहा था, मुझे आज भी याद है। तो जैसे कुछ बच्चे थे, जैसे मैं था, मैंने कभी जो है मतलब कभी ना तो सिगरेट पिया ना शराब, कुछ भी नहीं ऐसे किया,
ठीक है, नॉनवेज का मैं शौकीन हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसमें अब वो क्या हुआ, इतना ज़्यादा बढ़ गया था उसका करते करते, अभी रिसेंट 3-4 साल पहले की बातें आए हो, तो उसने जैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसका बीपी शूट कर गया था और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि सिगरेट थोड़ा सा कम करो, उसने बताया अपनी हिस्ट्री के बारे में। अब उसने क्या किया, वो दिन की कम से कम नहीं तो 25-30 सिगरेट पीता था दिन की कम से कम। आज का रूटीन मुझे नहीं पता, पीता है बट कम है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना पीता है। तो वो 25-30 सिगरेट, उसने अचानक से वो 1-2 पे आ गया, ड्रॉप कर दिया। तो ना उसका फिर जो बॉडीली पैटर्न, वो जो बॉडी मैकेनिज्म, जो बायो फीडबैक चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और हालत उसकी ख़राब होना शुरू हो गई, पसीने आना शुरू हो गए, क्योंकि अंदर एनजाइटी हो रही है। अब क्योंकि एनजाइटी के लिए आपको सिगरेट पीनी पड़ती थी बार बार, वो आपका घंटी बजने लगती है दिमाग में, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एक तरीके से, या क्लासिकल कंडीशनिंग एक तरीके से। तो वो चीज़ उसने क्या किया, एकदम से ड्रॉप करा। तो फिर दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने ये बोला कि भाई एकदम से आपको नहीं करना है, जहाँ 25-30 सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, उसको 5-5 करके कम कर दो, फिर 5-5 करके कम कर दो, क्योंकि एक बार करोगे तो बॉडी की डिमांड होती है और बॉडी उसको गिव अप नहीं कर पाती, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहीं पे वही चीज़ बता रहा हूँ मैं भी आगे, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना। थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे 2 ऑपरेशन यूज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आया हुआ है, किसी ना किसी सेंस में, एप्लीकेशन बेस के सेंस में भी पूछ लेते हैं, तो उसको आप प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन स्टैब्लिश करता है। एंटीसीडेंट ऑपरेशन होते हैं डेट कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग डेट प्रीसीड सच अ बिहेवियर। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा ऊपर था, जिसको एग्जामिनेशन के चक्कर में एनजाइटी हो रही थी, तो हम एनजाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम एक बच्चा पढ़ते पढ़ते उसको एनजाइटी हो रही है और बढ़े जा रही है एंड उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है एनजाइटी को खत्म करने के लिए सिगरेट की तरफ जा रहा होता है, तो हम उसकी एनजाइटी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोलेंगे भाई तेरे को लगता है तू आधे घंटे में परेशान हो जाता है, तो आधा घंटा पढ़ या 20 मिनट पढ़ या 1 घंटे में से 40 मिनट पढ़, उठ जा, थोड़ा सा सैर कर, गाने वाने सुन ले, दोस्त से बात कर ले, फिर तू बैठ जा पढ़ने, ठीक है। तो हम उसके लिए वो एनजाइटी वाली स्टेज लेकर ही नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो एनजाइटी की स्टेज खत्म हो जाएगी तो वो सिगरेट स्मोकिंग पे नहीं जाएगा। ये पैटर्न आपको देखना पड़ता है, ठीक है, वही चीज़ उन्होंने बताई। तो प्रीसीड सच अ बिहेवियर बोला है, तो मैंने आपको बताया। एंड द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। अब रीइंफोर्सिंग वैल्यू जैसे ऊपर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एनजाइटी से रिलीव सिगरेट स्मोकिंग है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया कि सिगरेट स्मोकिंग अगर बाई चांस वो कर भी रहा है तो उसको कम कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए या एनजाइटी होने ही ना दे हम लोग। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। जब हम उसको जो रीइंफोर्सिंग वैल्यू को कम करवा देते हैं उसको स्टैब्लिशिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि सैम्पल पेपर और बोर्ड्स में इस तरीके से आया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर एंड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम, ठीक है। अगर कोई बच्चा डिनर नहीं कर रहा है तो स्नैकिंग के शाम के टाइम पे जब चाय मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल ये स्नैकिंग का टाइम होता है, वहाँ पे हम उसको खाना थोड़ा सा कम देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बच्चे को डिनर टाइम पे भूख लगेगी, विच विल इंक्रीज द वैल्यू या रीइंफोर्स द वैल्यू ऑफ द फूड एट डिनर। Praising the child when he or she eats dinner properly tends to encourage this behavior, and the antecedent operation is the reduction of food at tea time, and the consequent operation is praising the child for eating dinner. Establish the response for eating dinner. इसमें से ट्रू फॉल्स भी आया हुआ था कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या है, इज द रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम और प्रेजिंग द चिल्ड्रन एट अ टी टाइम, तो वो आपको बताना होता है। तो ये लाइन आपको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या हुआ, खाना जो स्नैकिंग के टाइम पे आप दे रहे हैं उसको कम कर दे, एंड जब वो डिनर अच्छे से कर पाता है तो बच्चों को प्रेस किया जाए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो है डिनर ईटिंग रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है। तो ये आपका बिहेवियरल जो है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पे बताया है। और इस ये क्वेश्चन जैसे ओवरऑल जो है, जैसे पहले तो ऐसे ही आ जाता है कि व्हाट इज़ बिहेव डिस्कस बिहेवियर थेरेपी करके आ जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आपसे अलग से पूछ लेते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 6 मार्कर का भी आता है, इसमें से 4 मार्कर का भी आता है क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो हर तरीके से कवर हो जाता है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान देना, ये चीज़ है। अब ये क्लियर है आपको, ये वाला टॉपिक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है? आराध्या, अर्चित, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, पलक, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया? सर वो एंटीसीडेंट वगैरह वाला आप जो बताए थे दोबारा बता। अच्छा, आराध्या क्लियर है तुम्हें?
सर। ठीक है, बाकी लोगों को अगर किसी को पूछना है तो प्लीज़ बता देना। एंटीसीडेंट दिशा, एंटीसीडेंट दो तरीके से बता रखा है, एक तो एंटीसीडेंट फैक्टर है, फैक्टर तो कॉजेज हो जाते हैं यहाँ पे, एंटीसीडेंट ऑपरेशन अलग है। और जैसे फिर उन्होंने पहले तो बता रखा है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर तो बुरा बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर है तो वो कॉजेज़ हैं, मेंटेनिंग फैक्टर है तो मेंटेनिंग फैक्टर जो आपको बिहेवियर में एंगेज करने की कोशिश करता है या मेंटेन करके चल रहा होता है वो चीज़ है। इसके लिए जैसे इन्होंने बोला कि अगर थेरेपिस्ट जो चीज़ यूज़ कर रहा होता है ठीक करने के लिए तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने एक बच्चे का दिया हुआ है कि अगर बच्चा कोई डिनर नहीं कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नैकिंग टाइम पे जो है उसको मील कम देंगे, ऑटोमेटिकली वो डिनर टाइम पे जो है डिमांड ज़्यादा करेगा। तो सिंपल सी बात है, एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या हुआ, जब हम रिडक्शन कर रहे हैं फूड का एट टी टाइम या स्नैकिंग टाइम एंड से, और प्रेजिंग, और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उस बच्चे को प्रेज करना जब वो डिनर प्रॉपर पूरा कर लेगा। ये इन्होंने यहाँ पे बताया। आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब जैसे जो ऊपर एग्जांपल स्मोकिंग का गया है तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट ऑपरेशन उस केस में स्मोकिंग वाले में, क्योंकि यहाँ तो खाने से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जैसे इसके कनेक्ट में अगर देखें रिडक्शन ऑफ फूड इंटेक, तो उसको बोलेंगे तू पढ़ाई कम कर ले थोड़ी सी, तो जहाँ 2 घंटे बैठ रहा है और एंजाइटी शुरू हो जाती है या तेरे को टेंशन होना शुरू हो जाती है तो 1 घंटा ही पढ़ ले, ठीक है, और 1 घंटा पढ़ के उठाओ तो उसको प्रेस किया जाए तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसको जितना जितना प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा, उसको अच्छा लगेगा, एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर वो शो नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया। अब क्लियर है दिशा? जी सर, थैंक यू। ओके। अब जो है आपका लास्ट टॉपिक इसमें है वो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं। ये टोटल 6 मार्क्स का टॉपिक है, बट इसमें से आपके 1, 2, 3 मार्कर भी आ रखे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल टेक्निक्स आपने मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम पेपर में किसी न किसी तरीके से आ जाती है बिहेवियरल टेक्निक, तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 मार्कर है। और बिहेवियरल थेरेपी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था 4 और 6 मार्कर का, वो मैंने बता दिया। यूजली ये टॉपिक अलग अलग ही कवर होते हैं। अब ये देखो क्या है, इसमें क्या है कि बिहेवियर थेरेपी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया, टेक्निक्स क्या यूज़ होती है बिहेवियरल थेरेपी को ठीक करने के लिए उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बताया। तो कहते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास बहुत सारी रेंज ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होती है, और इसके लिए जैसे इन्होंने बोला है कि ये जो प्रिंसिपल है इसका टेक्निक्स का, टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ द क्लाइंट, जैसे वो एंजाइटी वहाँ पे उस बच्चे को हो रही थी उसको कम करने की कोशिश करी जाए थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग और डिफरेंट कॉन्टीजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट, अलग अलग तरीके से, या फिर हम विकेरियस लर्निंग आगे हमें पता चलेगा कि क्या होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एवर्सिव कंडीशनिंग आर द 2 मेजर टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये 11th में थोड़ा सा आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिजम्स टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई और अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम देम आर कॉल्ड एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये 1 और 2 मार्कर भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है कि वो सारे रिस्पॉन्सेज जो एक ऑर्गेनिजम्स जो है शो कर रहा होता है ताकि वो किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब सामने वाला स्टिमुलाई अगर आपके लिए पेनफुल है उससे आप भागने की कोशिश करते हो या अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दिशा पैरेलली ना रिकॉर्ड हो रहा है, मैं दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सुनते रहो, आगे पीछे हो रहा होगा तो पैरेलली रिकॉर्ड हो रही है वो मैं भेज दूँगा, ओके, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि पेनफुल स्टिमुलाई से आप भागने की कोशिश कर रहे हो या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम लोग जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, वन लर्न्स टू पुट ऑन वुलन क्लोथ्स, बर्न फायरवुड और यूज़ इलेक्ट्रिक हीटर्स टू अवॉइड द अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर, ठीक है। तो ठंड से बचने के लिए आपने क्या किया, क्योंकि वो पेनफुल है, ठंड से बचने के लिए आपने गर्म कपड़े पहन लिए, ठंड से बचने के लिए आपने आग लगा ली, गर्मी लग रही है एसी चला लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं एग्जैक्टली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करें। घर में रिश्तेदार आए तो दोस्त का फ़ोन आ गया, भाग गए बाहर खेलने, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये 1 मार्कर एग्जाम्पल भी है यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है, उसको आप समझ लीजिएगा। फिर उन्होंने बोला वन लर्न्स टू मूव अवे फ्रॉम डेंजरस स्टिमुलाई बिकॉज दे प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। दूसरा जो टॉपिक है वो है एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्जन या एवर्सिव जो है एवर्जन से निकला है। एवर्जन का मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं जैसे डाइवर्ट होना या अवॉइड करना, ठीक है, या हटाना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऊपर से आ जाता है। क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना, इसमें अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के बारे में बात करिए। बोर्ड्स में कभी कभी ना ये डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लिख देते हैं, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो 1 मार्कर में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये डिज़ायर्ड है, अनडिज़ायर्ड नहीं है। तो एवर्सिव कंडीशनिंग मतलब आप कंडीशन हो चुके हो, रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन। रिपीटेड एसोसिएशन किसका है? अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, जो कि सामने वाला नहीं चाहता है या आप नहीं चाहते हो, विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, यानी आप भागने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एल्कोहलिक है, जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल एडिक्ट है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और उसको स्मेल कराया जाता है एल्कोहल एक सेकेंड, हाँ जी, स्मेल कराया जाता है एल्कोहल। विद रिपीटेड पेयरिंग द स्मेल ऑफ एल्कोहल इज एवर्सिव एज द पेन ऑफ द शॉक इज एसोसिएटेड विद एंड द पर्सन विल गिव अप एल्कोहल। तो ये एक्चुअली में लोग ऐसा करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और स्मेल कराया एल्कोहल, तो वो क्या होता है उसमें, क्योंकि आपको शराब पीने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा और स्मेल कराई जाएगी, तो आप जो अवॉइड ही कर दोगे उसको, तो वो चीज़ आप करोगे ही नहीं। ये एवर्सिव कंडीशनिंग की तरह यूज़ किया जाता है। एवर्सिव मतलब आप उसको छोड़ने पे मजबूर या अवॉइड करने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर कोई अडेप्टिव बिहेवियर अगर आप शो कर रहे हो, जैसे ज़्यादातर बच्चे करते नहीं हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बड़े लोग छोटे लोग सब भी करते हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, इज़ गिवन टू इंक्रीज द डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, if a child does not do homework regularly, positive reinforcement may be used by the child's mother by preparing the child favorite dish whenever he or she does homework at the appointment time. ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, जो है मार्क्स अच्छे से ले आओगे तो हम जो है आपको ये दे देंगे, होमवर्क टाइम पे कर लो तो मैं आपकी डिश बना लूँगी, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो ये सारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है, इससे बेसिकली क्या होता है, पर्सन के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं एक हद तक। फिर उन्होंने बोला पर्सन्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन अ टोकन एज अ रिवॉर्ड एवरी टाइम अ वांटेड बिहेवियर अकर्स, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप जब भी कोई वांटेड बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने बोला कि आप ये बिहेवियर शो करोगे, हम आपको टोकन देंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो उनको जो है 1 टोकन, 2 टोकन, 3, उनका सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है। जितने टोकन वो इलेक्ट करेंगे उतने, मतलब जितने टोकन वो इकट्ठे करेंगे उतनी जल्दी वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और उतनी जल्दी उसको क्लीन माना जाता है कि हम जो है अपनी बॉडी को क्लीन कर पाएँ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स वहाँ यूज़ करते हैं। तो टोकन्स को कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सचेंज कर लेते हो रिवॉर्ड की तरह, सच एन आउटिंग फॉर द पेशेंट और द ट्रीट फॉर द चाइल्ड। दिस इज़ नोन एज टोकन इकॉनमी। इसको हम लोग टोकन इकॉनमी के नाम से जानते हैं। ये 2 और 3 मार्क्स का टॉपिक अलग से भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। या 1 मार्कर तो आपको आ ही जाता है नहीं हो किसी न किसी तरीके से। फिर एक मेथड जो और है वो है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है बेसिकली मतलब वांटेड और अनवांटेड बिहेवियर को साथ के साथ काम कराते हैं। तो जो बिहेवियर आपको चाहिए उसके लिए आप उसको पुश कर रहे हो, और जो बिहेवियर आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप उसको रोक रहे हो। इस तरीके से काम, तो हम एक कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का मिश्रण है, मिक्स्ड है ये। तो अनवांटेड बिहेवियर कैन बी रिड्यूस एंड वांटेड बिहेवियर कैन बी इंक्रीज साइमल्टेनियसली थ्रू डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द वांटेड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द अनवांटेड बिहेवियर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एंड द अदर मेथड इज टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स द वांटेड बिहेवियर एंड इग्नोर द अनवांटेड बिहेवियर। द लैटर मेथड इज लेस पेनफुल एंड इक्वली इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटी सी बच्ची का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, अगर वो रो रही है तो उसको मूवी लेके नहीं जाना है, ठीक है। उसको बोलेंगे तो चुप हो जा, तो चुप हो गया, अनवांटेड बिहेवियर खत्म हो गया। चुप हो जाएगी तो तुझे मूवी के लिए ले जाएंगे, तो मूवी के लिए उसको लेके जा रहे हैं, वो वांटेड बिहेवियर होगा, क्योंकि वो चुप हो गई तो मूवी के लिए लेके उसको जा रहे हैं। वो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ गर्ल हु सल्क्स एंड क्राइज व्हेन शी इज नॉट टेकन टू द सिनेमा। द पेरेंट इज इंस्ट्रक्टेड हर टू take to the cinema if she does not cry and sulk, but not to take if she does. Further, the parent is instructed to ignore the girl when she cries and sulks. The wanted behavior of politely asking to be taken to cinema increases. Unwanted behavior of crying and sulking decreases. ठीक है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कम आता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, बट बिहेवियरल टेक्निक का पार्ट है, क्योंकि 6 मार्कर आ जाता है तो थोड़ा आपको सब लिखना होता है, तो इसको आप प्लीज़ याद कर लेना वैसे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये 1 मार्कर में भी आता है, 4 मार्कर में भी आता है, ठीक है, लिखने को। व्हाट डू मीन बाय सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और ये बिहेवियरल टेक्निक का ही पार्ट है। और ज़्यादातर ये फोबियाज़ या इरैशनल फियर्स अगर आपके किसी तरीके के होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, ये टेक्निक बॉलपे ने इंट्रोड्यूस करी थी, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। फॉर ट्रीटिंग फोबियाज़ और इरैशनल फियर्स,
Client is interviewed to elicit fear-provoking situation, and together with the client, the therapist prepares a hierarchy of anxiety-provoking stimuli with the least anxiety-provoking stimuli at the bottom of the hierarchy. तो मैं यहाँ से पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर क्या पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इसको एक प्रैक्टिकली हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कुछ कोई वॉलंटियर करना चाहेगा एक एग्जाम्पल के लिए? कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? पलक, कीर्ति, गुनगुन, दिशा, अर्चित, आराध्या। दिशा वाला एग्जांपल होगा। नहीं, दिशा को नहीं लेना आज, दिशा मेरे को पीट ली। ओके कीर्ति, थैंक यू वेरी मच। कीर्ति अनम्यूट करो। कीर्ति प्लीज। हाँ जी कीर्ति, हाँ जी कीर्ति, 3 ऐसी चीज़ें आप मुझे बताओ, और उसको ना आपको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो सबसे पहले जिससे कम डर लगता है उसको नीचे रखना, उससे ज़्यादा वाले को ऊपर, और उससे ज़्यादा वाले को सबसे ऊपर। 3 चीज़ें। हाइट, इसको किस पे रखोगे? फर्स्ट लेवल पे। इससे सबसे कम डर लगता है, मतलब डर लगता है बट कम लगता हुआ। नहीं, फर्स्ट, अच्छा। सबसे ज़्यादा डर है आपको इससे लगता है, हाइट से। ओके, उससे कम डर? इंसेक्ट। किससे? इंटर? इंसेक्ट। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो। इंसेक्ट। ओके, ठीक है ठीक है। और थर्ड? डार्कनेस है। डार्कनेस, मतलब फर्स्ट नंबर पे हाइट, सेकंड नंबर पे इंसेक्ट्स, और तीसरे नंबर पे डार्कनेस, ये कहना चाहेंगे? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो ये कीर्ति ने एग्जाम्पल दिया, और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो ऐसे ही ईजी समझ आ जाएगा कैसे। तो अब कीर्ति को सबसे ज़्यादा डर सबसे ऊपर रख दो, अपने आप को रिज्यूम कर सकते हो हाइट से, सेकंड फिर लगता है इंसेक्ट से, थर्ड फिर लगता है डार्कनेस से। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे होते हो तो आपको क्या करते हैं, जो सबसे पहले लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस, यानी सबसे ज़्यादा कम जिससे डर लगता है अंधेरे से, तो उसमें क्या करेंगे, कीर्ति को एक्चुअल में वो अंधेरे वाली सेटिंग में ले जाएंगे, और वहाँ पे उसको क्या करेंगे, क्योंकि अंधेरे से डर लगता है तो एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे जो है काम डाउन वाली सिचुएशन कराने की कोशिश करते हैं। 2 तरीके हैं, या तो एक्चुअल में अंधेरे में ले जाते हैं, पर यहाँ पे जब भी आप जाते हो तो आपको एक बिठाते हैं आराम से, और आपको इमेजिन करने के लिए बोलते हो, देखो ये आप अंधेरे में जा रहे हो, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है, आपको डर लग रहा है। जैसे आपको डर लगना शुरू हो जाएगा और एंजाइटी दिखना शुरू हो जाती है चेहरे पे, वहीं पे आपको काम डाउन करा देते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी टाइम्स होते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका मशीन लगा के रखते हैं कि कम से कम आपकी बॉडी पैटर्न को नोट कर पाएँ, और वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही डर लगेगा रिलैक्स करा देंगे, जैसे ही डर लगेगा रिलैक्स करा देंगे। ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उससे डर लगना आपको कम हो जाता है। ये तीनों चीज़ों के लिए करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए किया, डार्कनेस के लिए, इंसेक्ट्स के लिए भी सेम करेंगे, और थर्ड जो है आपके साथ जो हाइट के लिए वैसे करेंगे। जैसे आजकल जो है 3D स्टिमुलेटर्स भी आ गए हैं, सिमुलेटर्स, जिसमें आपको इमेजिन करा रहे होते हैं, देखो आप चल रहे हो, हाइट पे खड़े हो, आपको डर लग रहा है, डर लग रहा होगा तो उस मशीन ऑफ कर देंगे, फिर आप काम डाउन हो जाओगे, फिर आपको शुरू करेंगे, फिर डर लग रहा होगा, फिर रोक देंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली इसीलिए बोला जाता है आप सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज हो जाते हो, यानी सेंसिटिविटी टू फियर वो ख़त्म हो जाता है आपका, इसीलिए इसको सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और शुरुआत इसमें लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस होती है, मतलब जिससे आपको कम डर लगता है, और धीरे 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 उसको बढ़ाते रहते हैं ताकि जो है उससे आपका डर खत्म हो जाए, तो ओवर द पीरियड में आपका डर खत्म हो जाता है। बट इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, जब भी ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन लिखने को आएगा तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन आपको यूज़ करना है, लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये काम कर रहा होता है, ये क्या कहता है कि 2 म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एक टाइम पे काम कर रही होती है सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करते वक्त, एंड ये जो फोर्सेज है इट इनहिबिट्स द वीकर फोर्स, दस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्ट अप एंड माइल्डली एंजाइटी प्रोवोकिंग सीन इज इमेजिन एंड द एंजाइटी इज ओवरकम बाय रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपको पहले रिलैक्स एनवायरनमेंट बना देंगे, फिर बोलेंगे कीर्ति को, वो देखो अंधेरा आपके सामने आ रहा है, वो देखो अंधेरे में आप गुम हो रहे हो, जो आसपास कोई नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं है, धीरे धीरे, और जैसे ही आपको कोई डर लगने लगेगा फिर आपको रिलैक्स करेगा। अब म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस समझना है क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली अपोजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको डर भी लग रहा है, आपको रिलैक्स भी करा रही है, ये दोनों ऑपोजिट है। क्योंकि जिस टाइम में डर लग रहा होगा आप रिलैक्स नहीं कर सकते, वो किसी ने वो देखी होगी ना, वो कौन सी मूवी थी,
स्क्रीन में बड़े सारे डायलॉग थे, है ना, यहाँ पे मेरी फट रही है और तुम बोल रहे हो यहाँ पे हंसो, या उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। तो एक्चुअली में जब डर लग रहा होगा तो आप भूत की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने बताई, इसलिए दो म्यूचुअली ऑपोजिंग फोर्सेज इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। एंड क्लाइंट जो है प्रोग्रेसिवली ग्रेटर लेवल ऑफ एंजाइटी फिर आराम से हैंडल कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ये टॉपिक समझ आया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, कीर्ति आपको आ गया होगा शायद, और बाकी लोगों को आया, कुछ नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, किसी को अगर नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ। ओके ठीक है, तो आई होप आ गए हैं, ओके परफेक्ट। फिर अब इसके बाद इन्होंने जो दो टेक्निक छोटी छोटी है, मॉडलिंग है, 11th में पढ़ा है। मॉडलिंग में इन्होंने क्या बताया था, आपका कोई रोल मॉडल होता है जिसको देख के आप बिहेवियर कर रहे होते हो, ये 1 मार्कर ही है, 1 2 मार्कर आ जाता है। एक है विकेरियस लर्निंग, ये हमने नहीं पढ़ा है 11th में, बट इसका दूसरा मॉडल पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। विकेरियस लर्निंग क्या होता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, जिसकी को देख देख के सीखना, ठीक है। जैसे कई चीज़ें मैं भी बहुत देख देख के सीखा हूँ, कई चीज़ें आप भी देख देख के सीखे होंगे, और इसी बिहेवियर में हम लोग रिवॉर्डिंग भी यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इन द बिहेवियर, द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न टू एक्वायर द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, and there is a great variety of techniques in the behavior therapy. The skill of the therapist lies in conducting an accurate behavioral analysis and building a treatment package with the appropriate techniques, ठीक है। तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि किस प्रॉब्लम के लिए अभी तक फ़िलहाल किस टेक्निक्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा बिहेवियरल थेरेपी था। लास्ट जो है बिहेवियरल टेक्निक था, इसमें सारे बिहेवियर टेक्निक लिखे हुए हैं जो कि 1 1 2 2 मार्कर आ रखे हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मैंने आपको बता दिया, ये आपको ऐसे ही याद करना है। आप बोलोगे इसमें से कुछ स्किप करना है, नहीं करना है, आपको सारा लिखना पड़ेगा थोड़ा 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 थोड़ा, और अगर स्पेसिफिक कुछ आता है तो आपको स्पेसिफिक वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, आराध्या आपको क्लियर है, अर्चित, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, ये बिहेवियर थेरेपी क्लियर है, पलक? यस सर। ठीक सर है। ये जो है विकेरियस लर्निंग, हाँ जी। तो इसमें मतलब एक तरह से वही बैंड्यूरा डोल वाला एक्सपेरिमेंट भी तो आ जाता है, हाँ, हम ले सकते हैं। एग्जैक्ट, आराध्य तुम्हारा ही है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें स्क्वायर कट मारना नहीं आता, जस्ट एन एग्जांपल, या स्ट्रेट लॉफ्ट ड्राइव मारनी नहीं आती, तो आप जितना देखोगे उतना सीखोगे, ऐसे ही होता है ना आराध्या क्रिकेट में, है ना, जितना देखोगे उतना सीखोगे। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग करते हो, और सेम टाइम पे आपको कोई रोल मॉडल भी होगा तो वो मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। पलक, कीर्ति, गुनगुन आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर। ठीक है। गुनगुन जी आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अर्चित तुम्हें क्लियर हुआ, कुछ पूछना है इसमें से? यस सर। ठीक है चलो। सो थैंक यू वेरी मच, और पॉल साइंस के लिए 5:10 पे मिलते हैं हम लोग, या थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर। अब इसको पढ़ लीजिएगा फिर दोबारा। बाय बाय, थैंक यू, बाय, Thank you, sir. थैंक यू, Bye. थैंक यू, बाय बाय, Bye, sir. बाय बाय बाय। राइट सर, थैंक